मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की विधि और भारतीय विधायिका एवं न्यायालयों द्वारा किए गए परिवर्तनों पर लगभग 1000 शब्दों में विस्तृत उत्तर इस प्रकार है। मुस्लिम विधि में नफका का तात्पर्य भरण पोषण से है, जो पति पर अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति एक अनिवार्य दायित्व है। यह दायित्व इस्लामी न्याय शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है और विवाह के बंधन को बनाए रखने तथा परिवार के सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। पत्नी का भरण पोषण मुस्लिम कानून के अनुसार एक वैध विवाह निकाह संपन्न होने के पश्चात पत्नी का भरण पोषण करना पति का कानूनी और धार्मिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य पति की वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यदि पति आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो भी उसे अपनी पत्नी का उचित भरण पोषण करना होगा। पत्नी का यह अधिकार निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है। वैध विवाह, पत्नी केवल तभी भरण पोषण की हकदार होती है जब विवाह इस्लामी कानून के अनुसार वैध हो। यदि विवाह अनियमित, फासिद या शून्य बातिल है तो पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। हालांकि अनियमित विवाह में यदि सहवास हुआ हो तो इद्दत की अवधि के लिए भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है। पति के साथ रहना, सामान्य नियम यह है कि पत्नी को अपने पति के साथ रहना चाहिए और उसके वैध आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि पत्नी बिना किसी वैध कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वह भरण पोषण का अधिकार खो सकती है। वैध कारण में पति द्वारा दुर्व्यवहार, उपपत्नी रखना या पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शामिल हो सकता है। भरण पोषण की अवधि, पत्नी सामान्यतः विवाह के विघटन के बाद इद्दत की अवधि तक भरण पोषण की हकदार होती है। इद्दत की अवधि तलाक-ए-अहसन या तलाक-ए-हसन या पति की मृत्यु के बाद लगभग 3 मासिक धर्म चक्र या 3 चंद्र महीने होती है। यदि पत्नी गर्भवती है तो इद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक चलती है। भरण पोषण की मात्रा, मुस्लिम कानून में भरण पोषण की कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं है। इसका निर्धारण पति की वित्तीय क्षमता, पत्नी की आवश्यकताएं और दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित और पर्याप्त राशि निर्धारित कर सकता है। हनफी और शफी जैसे विभिन्न मुस्लिम विधि के स्कूलों में इस संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि भरण पोषण उचित और न्याय संगत होना चाहिए। विवाह के समय पत्नी मेहर यानी दहेज के अतिरिक्त भरण पोषण से संबंधित कुछ विशिष्ट शर्तें रख सकती हैं। यदि पति इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो पत्नी अलग रहने और भरण पोषण का दावा करने की हकदार हो सकती है। पिता अपने नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह दायित्व पुत्र के बालिग होने तक, आमतौर पर यौवन की आयु प्राप्त करने तक और अविवाहित पुत्री के विवाह होने तक जारी रहता है। यदि वयस्क पुत्र शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पिता का दायित्व बना रहता है। बच्चों के भरण पोषण का प्राथमिक दायित्व पिता पर होता है, भले ही मां आर्थिक रूप से सक्षम हो। मां का दायित्व, यदि पिता गरीब है और मां के पास पर्याप्त साधन है तो हनफी कानून के अनुसार मां को बच्चों का भरण पोषण करना होगा, लेकिन बाद में वह पिता से इसकी प्रतिपूर्ति कर सकती है जब वह सक्षम हो जाए। शफी कानून में इस स्थिति में दादा, नाना पर यह दायित्व आता है। नाजायज बच्चे, मुस्लिम कानून के तहत पिता अपने नाजायज बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि भारतीय कानून के तहत दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, की धारा 125 के अंतर्गत नाजायज बच्चे भी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। बच्चों के साथ रहने का अधिकार, हिजानत, मां को कुछ निश्चित आयु तक अपने बच्चों की देखभाल और परवरिश का अधिकार हिजानत होता है। इस अधिकार के बावजूद पिता बच्चों के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार रहता है। माता पिता और दादा दादी का भरण पोषण, मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के अनुसार यदि माता पिता या दादा दादी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो उनकी सक्षम संतान यानी पुत्र और पौत्र उन्हें बनाए रखने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से बाध्य हैं। संतान की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है और माता को पिता पर प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय विधायिका और न्यायालयों द्वारा इस विधि में परिवर्तन। भारतीय विधायिका और न्यायालयों ने मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की विधि में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित करना है। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संगत प्रावधान कहा जाता है, कि धारा 125 धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों पर लागू होती है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है अपनी पत्नी, जिसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, नाबालिग बच्चों,
चाहे वैध या नाजायज, और अपने ऐसे माता पिता का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। शाह बानो बेगम मामले में, जो 1985 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है, जिससे उन्हें अपने पूर्व पति से भरण पोषण का अधिकार मिलता है, भले ही उन्हें मेहर की राशि मिल गई हो। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। शाह बानो मामले के निर्णय के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों के विरोध के कारण यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन इसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्राप्त अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर दिया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। उचित और न्याय संगत प्रावधान धारा 3(1) के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और न्याय संगत प्रावधान और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। मेहर और अन्य संपत्ति, उसे मेहर और विवाह के समय उसे दी गई कोई भी संपत्ति वापस मिलनी चाहिए। भरण पोषण के लिए रिश्तेदार या वक्फ बोर्ड, यदि महिला इद्दत की अवधि के बाद अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट उसके रिश्तेदारों, जो उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, को उसका भरण पोषण करने का आदेश दे सकता है। यदि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है या वे पर्याप्त साधन नहीं रखते हैं, तो वक्फ बोर्ड उसे भरण पोषण प्रदान कर सकता है। सीआरपीसी के तहत विकल्प धारा 5 में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और उनके पूर्व पतियों को आपसी सहमति से सीआरपीसी की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प दिया गया है। न्यायिक व्याख्याएं और परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कई बार व्याख्या की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा मिले। डैनियल लतीफी मामला 2001। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 में इद्दत की अवधि के भीतर भरण पोषण का भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन उचित और न्याय संगत प्रावधान में इद्दत के बाद का भरण पोषण भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि पति पर यह जिम्मेदारी है कि वह तलाक के समय ही पत्नी के भविष्य के भरण पोषण की व्यवस्था करे। हाल के वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य तलाकशुदा महिलाओं के समान भरण पोषण के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और सीआरपीसी अब बीएनएसएस की धारा 125 एक महत्वपूर्ण उपाय है जो सभी जरूरतमंद पत्नियों पर लागू होता है। न्यायालयों ने मुस्लिम महिला अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की है कि यह सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और मुस्लिम महिलाओं को पर्याप्त राहत प्रदान कर सके। निष्कर्ष, मुस्लिम विधि में भरण पोषण पति का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसका उद्देश्य पत्नी और बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारतीय विधायिका और न्यायालयों ने समय समय पर इस विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, विशेष रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो सभी धर्मों की जरूरतमंद पत्नियों, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण का अधिकार प्रदान करता है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 विशेष रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संबोधित करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इन कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों ने मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की विधि को अधिक न्याय संगत और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना